दुर्मुख खरगोश। किसी को विश्वास न होगा कि बोलचाल के लड़ाकू विशेषण से लेकर शुद्ध संस्कृत की दुर्मुख, दुर्भाषा जैसी संज्ञाओं तक का भार संभालने वाला एक कोमल प्राण खरगोश था। परंतु यथार्थ कभी-कभी कल्पना की सीमा नाप लेता है। किसी सजातीय विजातीय जीव से मेल न रखने के कारण माली ने उस खरगोश का लड़ाकू नाम रख दिया। मेरी शिष्याओं ने उसके कटखने स्वभाव के कारण उसे दुर्मुख पुकारना आरंभ किया और मैंने उसकी अकारण क्रोध प्रकृति कारण उसे दुर्वासा की संज्ञा से विभूषित किया। लड़ाकू नाम के लिए तो किसी से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती, परंतु दुर्मुख और दुर्वासा जैसे पौराणिक नामों का ऐसा दुरुपयोग अवश्य ही चिंतनीय कहा जाएगा। दुर्मुख से तो मैं स्वयं भी रुष्ट हूँ। यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम का गुप्तचर था और रजक द्वारा सीता संबंधी अपवाद की बात राम से कहकर उसने सीता निर्वासन की भूमिका घटित की थी। राजा अपने शत्रु राजाओं के क्रियाकलाप की जानकारी के लिए गुप्तचर रखता है। प्रजा के प्रत्येक घर में दंपत्ति की रहस्य वार्ता जानने के लिए नहीं। और यह तो सर्वविदित है कि पति पत्नी क्रोध में एक दूसरे से न जाने क्या क्या कह डालते हैं। फिर क्रोध का आवेश समाप्त हो जाने पर अजी जाने दो, वह तो क्रोध में बिना सोचे समझे मुंह से निकल गया था कहकर परस्पर क्षमा मांग लेते हैं। प्रत्येक गृह स्वामी अपने गृह का राजा और उसकी पत्नी रानी है। कोई गुप्तचर चाहे देश के राजा का ही क्यों न हो, यदि उसकी निजी वार्ता को सार्वजनिक घटना के रूप में प्रचारित कर दे तो उसे गुप्तचर का अनधिकार दुष्टाचरण ही कहा जाएगा। इससे स्पष्ट है कि मैंने पैने दांतों के दुरुपयोग में पटु खरगोश का दुर्मुख नाम रखकर भी हमने राम के दुष्ट गुप्तचर का कोई अपमान नहीं किया, परंतु महर्षि दुर्वासा के नाम का ऐसा धृष्टतापूर्ण उपयोग करने के लिए मुझे उनकी रुद्र स्मृति से बराबर क्षमा याचना करनी पड़ी। वे महर्षि निर्वाण को प्राप्त होकर निर्विकार ब्रह्म में क्रोध की तरंगे उठा रहे हैं या किसी अन्य लोकवासियों को शाप से कंपायमान कर रहे हैं, यह जान लेने का कोई साधन नहीं है। संभवतः अंतर्दृष्टि से यह जान लेने के उपरांत कि उस शशक की क्रोधी प्रकृति को व्यक्त करने का सामर्थ्य केवल उन्हीं के नाम पर निहित है, उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया है। अन्यथा मेरी धृष्टता अब तक शाप मुक्त न रहती। उस शशक दुर्वासा की प्राप्ति एक दुर्योग ही कही जाएगी। पड़ोस के एक सज्जन दंपत्ति ने खरगोश का एक जोड़ा पाल रखा था, जिसने उसके आंगन में मिट्टी के भीतर सुरंग जैसा अपना निवास बना लिया था। संध्या होते ही गृहिणी उस सुरंग के द्वार पर डलिया ढककर उस पर सिल रख देती थी। एक रात वह सुरंग का द्वार मूंदना भूल गई और निरंतर ताक झांक में रहने वाली मारजारी ने बिल में घुसकर दोनों खरगोशों और उनके 3 बच्चों को
शत विकसित कर डाला। केवल एक शशक शिशु माँ के पैरों के बीच छिपा रहने के कारण जीवित बच गया। इतने छोटे जीव को पालने की जो समस्या थी, उसका समाधान हमारे माली ने उसे मेरे घर लाकर कर दिया। खरगोश स्तनपायी जीव हैं, अतः बच्चे को रुई की बत्ती से दूध पिला पिलाकर बड़ा करने का यत्न किया जाने लगा। रहता वह मेरे कमरे में ही था। उसके बैठने और सोने के लिए एक मचिया पर रुईदार गद्दी बिछा दी गई थी, पर वह प्रायः मेरे तकिए के पास ही सो जाता था। ज्यों-ज्यों वह बड़ा होने लगा, त्यों-त्यों उसका क्रोधी स्वभाव हमारे विस्मय और चिंता का कारण बनने लगा। वस्तुतः खरगोश बहुत निरीह जीव है। दांत होने पर भी वह किसी को काटता नहीं, पंजे होने पर भी वह किसी को नोचता खरोंचता नहीं। भय उसका स्थायी भाव है। नवपालित शशक हमारी धारणाओं के सर्वथा विपरीत था। दूध भात देर से मिलने पर वह पंजों से कटोरी उलट देता। देने वाले के हाथ में या हाथ पहुंच से बाहर होने पर पैर में अपने नन्हे पर पैने दांत चुभा देता और कमरे भर में दौड़ दौड़कर जो कुछ उसकी पहुंच में होता उसे फेंकता उलटता हुआ घूमता। उसके भय से छिपकली क्या, अन्य कीट पतंग तक मेरे कमरे से दूर रहते थे। ऐसे वह अन्य खरगोशों के समान प्रियदर्शन था, परंतु एक विशेषता के साथ। कुछ बड़े बड़े सघन कोमल और चमकीले फर के रोमों से उसका शरीर आच्छादित था। पूंछ छोटी और सुंदर और पंजे स्वच्छ थे, जिनसे वह हर समय अपना मुख साफ करता रहता था। कान विलायती खरगोशों के कानों के समान कुछ कम लंबे थे, परंतु उनकी सुडौलता और सीधे खड़े रहने में विशेष मोहक सौंदर्य था। विशेषता यह थी कि एक कान काला था और एक सफेद। काले कान के ओर की आंख काली थी और सफेद कान के ओर की लाल। सामान्यतः सफेद खरगोशों की आंखें लाल और काले या चितकबरों की काली होती है, परंतु इस खरगोश की दोनों आंखों ने अपने दो भिन्न रंगों से उस नियम का अपवाद उपस्थित कर दिया था। कभी-कभी लगता मानो दो भिन्न खरगोशों का आधा आधा शरीर जोड़कर एक बना दिया गया हो और आंखों में एक ओर नीलम और दूसरी ओर रूबी का चमकीला मनका जड़ दिया गया हो। स्वजाति की सतर्कता और आतंकित मुद्रा का उसमें सर्वथा अभाव था। मेरे कमरे में स्प्रिंगदार जाली के दरवाजे लगे हैं और खिड़कियों में भी जाली है। अचानक किसी कुत्ते बिल्ली के भीतर आ जाने की संभावना नहीं रहती थी, परंतु जाली के बाहर तो वे प्रायः आकर मेरी प्रतीक्षा में खड़े हो ही जाते थे। खरगोश न भागता न कहीं छिपने का प्रयत्न करता, वरन जाली के पास आकर क्रोधित मुद्रा में अपनी दोनों काली लाल आंखों से उन्हें घूरता रहता। बिल्ली यदि जाली के पार खिड़की पर आकर बैठ जाती, तो वह अपने पिछले
दोनों पैरों पर खड़े होकर उसे देखता और मुख से विचित्र क्रोध भरा स्वर निकालता। मेरे कमरे में दुर्मुख के रहने से शेष पशु पक्षियों को निर्वासन ही मिल गया। इसी से जब वह कुछ बड़ा हृष्ट पुष्ट और चिकना हो गया, तब मैंने उसे अपने पशु पक्षियों के रहने के लिए बने जाली के घर में पहुंचाना उचित समझा। वहां आधा फर्श सीमेंट का है और आधा कच्ची मिट्टी का, क्योंकि खरगोश जैसे जीव मिट्टी खोदकर अपने लिए निवास बनाकर ही प्रसन्न रहते हैं। पिजड़े या पक्के फर्श वाले घर में उनके जीवन का स्वाभाविक विकास और उल्लास रुक जाता है। दुर्मुख ने पहले तो मिट्टी खोदकर अपने रहने के लिए सुरंग जैसा घर बनाया और उस निर्माण कार्य से अवकाश मिलते ही जाली घर के अन्य निवासियों से युद्धम दे ही कहना आरंभ किया। उसके झपटने और काटने के कारण कबूतर, मोर आदि का दाना चुगने के लिए नीचे उतरना कठिन हो गया। वे तब तक अपने अड्डों और झूलों पर बैठे रहते जब तक दुर्मुख अपने भोजन से तृप्त होकर सुरंग घर में विश्राम के लिए न चला जाता। कभी-कभी सुरंग में भी जब उसे अपने प्रतिद्वंदियों के नीचे उतरने की आहट मिल जाती, तब वह अचानक उन पर आक्रमण कर किसी की गर्दन और किसी के पैरों में अपने पैने दांत गड़ा देता और वे आर्त स्वर से कोलाहल करते हुए ऊपर उड़ जाते। अंत में यह सोचकर कि दुर्मुख के क्रोधी स्वभाव के कारण संभवतः उसका स्वजाति शून्य अकेलापन है, मैं नखास कोने में बड़े मियाँ से एक शशक बधू खरीद लाई। वह हिमखंड जैसी चमकीली, शुभ्र और लाल विद्रुम जैसी सुंदर आंखों वाली थी। इसी से उसे हम हिमानी कहने लगे। पर मेरी यह धारणा कि दुर्मुख उसके साथ शिष्ट खरगोश के समान व्यवहार करेगा, भ्रांत सिद्ध हुई। अपनी काली लाल आंखों में मानो धूम और ज्वाला मिलाकर आग्नेय दृष्टि से उसने नवागता को देखा और फिर आक्रमण कर दिया। बड़ी कठिनाई से हम उस बेचारी की रक्षा कर सके। अपने बिल में तो दुर्मुख ने उसे घुसने ही नहीं दिया, और जब एक बार उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर हिमानी ने उसके सुरंग भवन में प्रवेश का साहस किया, तब सुरंग के स्वामी ने अचानक लौटकर उसे कानों से खींचते हुए बाहर ही नहीं निकाल दिया, उसके सुंदर, कोमल और हिमशुभ्र कानों को कुतरकर लहूलुहान भी कर डाला। निरुपाय हिमानी ने जब दूसरा बिल खोदकर और उसमें कोमल हरी दूब बिछाकर अपना विश्राम कक्ष तैयार किया, तब दुर्मुख उस पर भी अपना अधिकार जमाने के लिए लड़ने लगा। फिर शीत के कुछ मास बीत जाने पर और बासंती ग्रीष्म के लंबे दिन लौट आने पर दुर्मुख की कलहप्रियता में कुछ थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ा। एक दिन जब हिमानी अपने बिल से 6 शावकों की सेना लेकर निकली, तो जाली घर में ही नहीं, मेरे घर में भी उल्लासोत्सव की लहर
बह गई। पर इस नवीन सृष्टि के आने के साथ ही दुर्मुख की अकारण क्रोधी प्रकृति भी अपने संपूर्ण ध्वंसात्मक आवेश के साथ लौट आई। वह किसी बच्चे का पांव चबा डालता, किसी का कान कुतर डालता और किसी की पीठ में घाव कर देता। कदम्ब के फूल से फूले वे कोमल बच्चे रक्त से रंग बिरंगे हो उठते। हिमानी भी अपनी संतान की रक्षा के प्रयत्न में नित्य ही घायल होने लगी। लोरेक्सेन मरहम, नेवासल्फ पाउडर, रुई आदि की गंध से अशोक वृक्ष की छाया में मालती लता से छाया चिड़ियाघर भी अस्पताल का स्मरण दिलाने लगा। फिर एक दिन क्रोध में दुर्मुख ने दो शशक शावकों की कोमल गर्दन अपने तीखे दांतों से इतनी शत विक्षत कर डाली कि वे बचाए न जा सके। स्थिति इतनी चिंतनीय हो जाने पर मैंने उसे अलग रखने का निश्चय किया। बड़े जालीघर के पास एक छोटा जालीघर बनाकर उसमें दुर्मुख को स्थानांतरित कर दिया गया, जहां से वह देख सबको सकता था, परंतु उन पर आक्रमण करने में असमर्थ था। अपने निर्वासन में वह कुछ दिनों तक निष्फल क्रोध से छटपटाता रहा। फिर धरती खोदकर बिल बनाने में व्यस्त हो गया। बड़े झालीघर में जाने के लिए उसने ऐसा अव्यर्थ उपाय खोज निकाला था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। धरती के नीचे नीचे उसने एक इतनी लंबी सुरंग खोद डाली जो बड़े जालीघर के भीतर पहुंच गई और इसी से वह बड़े जालीघर में बिना रोक टोक आने लगा। माली ने बड़े जालीघर में खुलने वाली सुरंग के द्वार को पत्थर से बंद तो कर दिया, परंतु इससे दुर्मुख का आक्रमण रोकना कठिन था। वह नए नए द्वार बना लेता और जालीघर को जब तब रणक्षेत्र में परिवर्तित करता रहता। उसके बच्चे बड़े हो गए, फिर उनके भी बच्चे होने लगे, पर उनमें से न कोई दुर्मुख से लड़कर बल में जीत सका और न अपत्य स्नेह से उसका हृदय जीत सका। यदि मृत्यु उसे न जीत लेती तो यह क्रम निरंतर चलता रहता। फिर एक दिन जाकर देखा कि दुर्मुख निश्चेष्ट और ठंडा पड़ा है और एक सपोले की पूंछ की ओर का भाग उसके दांतों में दबा हुआ है। सपोले के मुंह की ओर का भाग उसके पंजों के नीचे था। प्रायः खरगोश की गंध से सांप आ जाते हैं, क्योंकि वह उसके प्रिय खाद्यों में से एक है। संभवतः सांप का बच्चा गंध से जाली के भीतर घुस आया हो, क्योंकि बड़े सांप का तो उस जाली में प्रवेश कठिन था। दुर्मुख अपने स्वभाव के कारण ही उस पर झपट पड़ा होगा। वह जालीघर में बने चबूतरे पर भी चढ़ सकता था, जिस पर सांप न चढ़ पाता, और सुरंग से बड़े जालीघर में भी जा सकता था, जहां मोरी के कारण सांप न प्रवेश कर पाता। परंतु उसकी चिर लड़ाकू प्रकृति ने बचाव का कोई साधन स्वीकार नहीं किया। क्रोधी प्रकृति में भी पार्थिव रूप से मारक विष
नहीं रहता। इसी से बेचारा दुर्मुख संपोले का भी दंशन विष नहीं सह सका, परंतु मृत्यु से पहले उसने शत्रु के 2 खंड करके अपना प्रतिशोध तो ले ही लिया। हमने बड़े जाली घर में उसकी समाधि बना दी है। मेरे 100 के लगभग खरगोश दुर्मुख की ही प्रजा है, इसे कम लोग जानते हैं। उसकी संतति तो अपने पूर्वज का इतिहास जानने की शक्ति नहीं रखती, परंतु मेरे घर में उसकी विशेषताओं की चर्चा प्रायः हो जाती है। मेरे माली का आज भी निश्चित मत है कि उस खरगोश पर पहलवान जी की छाया थी, नहीं तो भला कोई खरगोश सांप से लड़कर उसके टुकड़े कर सकता है। पहलवान की समाधि कहीं पास ही है और उनकी शक्ति की इतनी ख्याति है कि दूर दूर से ग्रामवासी मनोतियां मनाने आते हैं। पर मुझे आज भी वह छोटा मैग्नोलिया के फूल सा कोमल श्वेत शशक शावक स्मरण हो आता है, जिसके जीवन के आरंभ में ही उस पर दुर्योग से मार्जारी की निष्ठुर छाया आ पड़ी थी। यदि वह अन्य शावक के समान खेलता खाता माँ की स्नेह छाया में बड़ा होता तो पता नहीं कैसा होता।